नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक वैश्विक शुल्क लगाने की वैधता पर संदेह व्यक्त किया। अमेरिका में सबसे लंबे सरकारी बंद के बीच विमानन प्राधिकरण ने शुक्रवार से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों में 10% की कटौती की। इसराइल में थाईलैंड के 18 कृषि श्रमिकों को अवैध निवास के आरोप में हिरासत में लिया गया। मध्य फिलीपींस में आए तूफान कालमेगी में मृतकों की संख्या 85 हुई और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज क्वींसलैंड में। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के इस्तेमाल की वैधता पर संदेह व्यक्त किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिका में अधिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास में 100 से अधिक देशों से आयात पर एक तरफा शुल्क लगाया था। एक रिपोर्ट। ये मामला इन वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में से एक माना जा रहा है। ये निर्धारित करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शक्तियों के भीतर काम किया या कर लगाने के लिए कांग्रेस के अधिकार का अतिक्रमण किया। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और कंजर्वेटिव न्यायाधीश एमी कॉनी बैरेट और नील गॉर्सच ने टैरिफ के लिए सरकार के मंशा पर संदेह व्यक्त किया। कुछ छोटे व्यवसायियों और राज्यों के एक समूह ने इन शुल्कों को गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी है। ट्रंप के वकील से सभी देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने के लिए संघीय कानून के इस्तेमाल सहित कई कड़े सवाल पूछे गए। निजी कंपनियों के एक समूह की ओर से बहस कर रहे वकील ने न्यायाधीशों को बताया कि व्यवहारिक बुद्धि से स्पष्ट है कि प्रशासन की IEEPA कानून की व्याख्या भ्रामक है। कुछ कंजर्वेटिव न्यायाधीशों ने ये भी संकेत दिया कि वे विदेशी देशों के साथ व्यवहार करने में राष्ट्रपतियों की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देने में संघर्ष कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। अमेरिका में परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा है कि शटडाउन जारी रहने पर कल से 40 प्रमुख अमेरिकी हवाई अड्डों पर हवाई यात्राओं में 10% की कटौती की जाएगी। उड़ानों में ये भारी कटौती हवाई यातायात नियंत्रकों में थकान की समस्या का प्रत्यक्ष परिणाम है। संघीय उड्डयन प्रशासन ने प्रमुख ने बताया है कि अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन के दौरान नियंत्रकों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसराइल में शेरोन क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे में आव्रजन अधिकारियों ने आज अवैध रूप से रह रहे थाईलैंड के 18 कृषि श्रमिकों को हिरासत में ले लिया है। ये श्रमिक कृषि क्षेत्र में अस्थायी आवासों में रह रहे थे और उनके B1 कार्य वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया जहां उनकी सुनवाई होगी। ये उन्हें इसराइल से निर्वासित करने का पहला चरण है। भारत ने लातविया द्वारा सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करने की सराहना की है। वर्ष 2026-27 के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लातविया के सफल कार्यकाल के लिए अपना समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बाल्टिक की राजधानी रीगा में आयोजित 9वें भारत लातविया विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान ये बात कही। इस आयोजन में लातविया का नेतृत्व लातवियाई विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव एंजेज विल्मसोन्स ने किया। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री जॉर्ज ने लातवियाई विदेश मंत्री बेब्रा ब्राजे से मुलाकात भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत न्यूजीलैंड व्यापार फोरम में कल न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले से ऑकलैंड में मुलाकात की। इस दौरान श्री गोयल ने दोनों देशों के बीच समुद्री, हवाई, शिक्षा, खेल, रक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में आपसी साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा की। श्री गोयल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्जन और श्री मैकले के साथ भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को निवेश का एक आकर्षक गंतव्य बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। ये समझौता नागरिकों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित करेगा। इच्छुक जहाज को आज औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में इस जहाज का जलावतरण किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सर्वेक्षण पोत श्रेणी के तीसरे और दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात होने वाले पहले पोत के साथ इक्षक भारतीय नौसेना की जल सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इक्षक जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। इस पोत को बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे जल सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इससे प्राप्त डेटा समुद्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने और भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा। 6G के अनुसंधान और विकास तंत्र को मजबूत करने के लिए देश भर में 100 5G प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। दूरसंचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मित्तल ने आज नई दिल्ली में बताया कि दूरसंचार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बन गया है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग करता है। डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि भारत ने 6G गठबंधन पहल के अंतर्गत वैश्विक 6G संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक दुनिया भर के 10% 6G पेटेंट भारत के पास होंगे। डॉक्टर मित्तल आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सम्मेलन में तकनीकी का आयोजन किया, जिसमें उन्नत पदार्थ और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को उजागर किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन इस महीने की 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विश्व दर्पण के लिए सौम्या की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ की परिषद ने घोषणा की है कि सदस्य देश यूरोपीय जलवायु कानून में संशोधन पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। परिषद ने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ तथा सदस्य देशों के लिए 2035 के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को मंजूरी दे दी है। दस्तावेज के अनुसार परिषद ने वर्ष 2040 के लिए एक मध्यवर्ती जलवायु लक्ष्य के लिए यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव को बरकरार रखा है। परिषद ने यूरोपीय संघ और सदस्य देशों के एक अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को भी स्वीकृति दी, जिसे ब्राजील में COP30 से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कमजोर पड़ने पर लोगों ने अपने घरों और सड़कों से कीचड़ और मलबे को साफ करना शुरू कर दिया है। तूफान ने क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसमें 85 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग लापता हैं। फिलीपींस का सेबू प्रांत बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी कम होने के साथ साथ अब बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों की मेजबानी की। श्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खासकर देश भर की लड़कियों के लिए उनको ये संदेश आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच क्वींसलैंड में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा। तीसरे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था, जिसके बाद से 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। वहीं निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले आज मिस्र के काहिरा में शुरू होने जा रही ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में भारत के 40 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे। राइफल स्पर्धाओं में 2022 के विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल 10 मीटर एयर राइफल में वापसी करेंगे, जबकि स्वप्निल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। ये चैंपियनशिप इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक वैश्विक शुल्क लगाने की वैधता पर संदेह व्यक्त किया। अमेरिका में सबसे लंबे सरकारी बंद के बीच विमानन प्राधिकरण ने शुक्रवार से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों में 10% की कटौती की। इसराइल में थाईलैंड के 18 कृषि श्रमिकों को अवैध निवास के आरोप में हिरासत में लिया गया। मध्य फिलीपींस में आए तूफान कालमेगी में मृतकों की संख्या 85 हुई। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज क्वींसलैंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।